प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब और एसेट्स रिकवरी यूनिट के सरबराह बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। बैरिस्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आरिफ निज़ामी अर्ज़ कर रहा हूँ। ये बताइए कि आपका बड़ा मुश्किल काम है, गुंजरक काम है, ये फोरेंसिक्स का भी इसमें बहुत दखल है और आपको इस हुकूमत की तो पूरी सपोर्ट हासिल है। अब तक बताइए कि ये जो आपका जो मिशन है इसमें गैर लूटी दौलत लाने में किस हद तक कामयाबी हुई है या कामयाबी की उम्मीद है। दूसरी ये कि मुख्तलिफ़ किस्म के अंदाजे बताए जाते हैं, कभी कितने मिलियन हैं, कभी ट्रिलियन है, कोई बिलियन है, कोई डॉलर है, कोई रुपए हैं। तो अगर आप सही पिक्चर हमें बता सकें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। जी शुक्रिया निज़ामी साहब। असल में बिल्कुल दोनों सवाल बिल्कुल बड़े ज़रूरी और रेलेवेंट हैं। पहले मैं आ जाता हूँ कि कितनी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं और आगे क्या चांसेस हैं या आगे हमारा रोड मैप क्या है। तो सबसे पहले बात यह है कि समझने की जो ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पिछले तकरीबन 10-12 सालों में इस सब्जेक्ट की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई और जो केस बिल्ट होते हैं जो जिसके ऊपर आप फोरेंसिक एनालिसिस जिस तरह आपने इशारा दिया और कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं पाकिस्तान से बाहर भी और अंदर, दोनों के ऊपर कोई काम नहीं किया। तो एक तो ये है कि हमें स्क्रैच से काम शुरू करना पड़ रहा है। दूसरा, इसके लिए जो आप मैकेनिज़म्स हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में वहाँ से पैसे वापस लाने के लिए उनके लिए भी एक बिल्ट अप बड़ा ज़रूरी है। उसमें आपकी बायलैटरल ट्रीटीज़ होती हैं, MOUs हैं, मुआहदे हैं, फिर आपकी ऑपरेशनल लाइजोन मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ जहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेटेड एरिया है, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, बरतानिया है, UAE है और दीगर ममालिक हैं, ऑफशोर जगह हैं। तो वो सब चीज़ें, एक तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी ज़रूरत है, उसमें हमें काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। बरतानिया के साथ हम बिल्कुल शुरू के दिनों में ही एक ऑपरेशनल लाइजोन कह लीजिए या एक MOU करने में कामयाब हुए, जिसके तहत उनके जो तहकीकाती इदारे हैं उनके साथ ऑपरेशनल सतह पे हमारा बड़ा इस वक्त ताउन चल रहा है और मिल के इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। इसी तरह से आपने देखा कि 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब जब UAE गए हुए थे तो वहाँ भी ये इशू रेज़ किया गया और मैं बल्कि रुक गया वहाँ पे, क्योंकि UAE के साथ ख़ासकर हमारा जो बाहमी तफसील जो मालूमात के तबादले का कोई कानून एग्जिस्ट नहीं करता या कोई मुआहदा एग्जिस्ट नहीं करता, उसके ऊपर 2 दिन मैं उनकी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और फाइनेंस के साथ यही हमारी डिस्कशन होती रही और इस चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि एक एग्रीमेंट करें। तो ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो हमें मावनत फराहम करेंगी दौलत की वापसी के लिए। और उससे पहले का जो अमल है उसमें जो कामयाबियाँ हासिल हुई हैं वो ट्रेसिंग का अमल है, जहाँ पे आपने सुराग लगाना है कि पाकिस्तानियों के गैर कानूनी तरीके से या छुपाई हुई दौलत कह लीजिए दीगर ममालिक में कितनी है और कहाँ रखी हुई है। तो इस सिलसिले में हम दूसरे हिस्से का जवाब दे जी जी आप इसका दूसरे हिस्से का जवाब दे रहे थे। जी तो कितनी ये जी जो दूसरे हिस्से देखिए अमाउंट कितना जी देखिए अमाउंट अभी तक जो लास्ट कैलकुलेशन हमने वो भी टॉप एंड के लोगों की कैलकुलेशन शेयर की थी। ये कोई इसमें मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स भी हैं, इसमें प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जो कि वाज़े केसेस हैं जिसके अंदर पैसा गैर कानूनी तरीके से दीगर ममालिक में ले जाया गया और वो ट्रेस हो गया है कि किन किन ममालिक में ले जाया गया। वो तो तकरीबन उस वक्त जो पाकिस्तानी रुपयों में 700 अरब रुपए बनते हैं, जो फिगर है 5.3 बिलियन डॉलर की है अभी तक। लेकिन ये डेटा जो है ये तकरीबन 10 ममालिक का है अभी तक। और इस वक्त हमारा जो तहकीकाती इदारे हैं मुख्तलिफ NAB है, FIA है, FBR है, बल्कि स्टेट बैंक का एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट होता है, ये सारे इस पर मिल के काम कर रहे हैं। तो ये तो भी एक्सपैंड करना है। इसके अंदर मिसाल के तौर पे जो मैंने डेटा पहले पिछले हफ्ते शेयर किया था उसके अंदर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का डेटा शामिल नहीं है, स्विस डेटा शामिल नहीं है। स्विट्ज़रलैंड की हद तक हमें बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है इंशाल्लाह। उनसे हमारा जो बायलैटरल ट्रीटी है वो बहुत जल्द साइन हो जाएगी और वहाँ से मालूमात का तबादला हो जाएगा। तो फिर वो भी सामने आएगा कि इस वक्त वहाँ के बैंक्स में या वहाँ के मुख्तलिफ जगहों में जो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं या नेशनल्स हैं उनके अकाउंट्स कितने हैं। तो ये अभी तक हमारी इसकी डायरेक्शन है चीज़ों की। अच्छा ये बताइए बैरिस्टर साहब कि आपको ये तो पता चला कि 10 ममालिक में कितने पैसे तकरीबन पड़े हुए हैं, ये प्रॉपर्टी की शक्ल में या कैश की शक्ल में। क्या आपको ये भी पता चला कि वो पैसे किसके पड़े हुए हैं और आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से कौन से कानूनी तौर पर पैसे गए हुए हैं और कौन से गैर कानूनी तौर पर गए हुए हैं?
देखिए, दो चीज़ें हैं। बिल्कुल ये मालूमात इस तरह से नहीं होती कि सिर्फ हमें एक बड़ी फ़िगर दे दी जाती है। ये स्पेसिफ़िक मालूमात होती हैं कि किसके कितने पैसे हैं या जायदाद है और उनकी वैल्यूएशन क्या है। तो ये पर्सन स्पेसिफ़िक होती है 80 to 90% केसेस में। कहीं जगह पे अगर कोई समझिए कि कोई शेल कंपनी सामने है तो उसमें भी आप उसकी तह को हटा सकते हैं और मालूम कर सकते हैं। वो भी इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये 80 to 90% आइडेंटिफिकेशन हुई है कि किन के पैसे हैं। और जहाँ तक गैर कानूनी तरीका है, तो ये जो पहली हमने इंफॉर्मेशन शेयर की है वो उन लोगों की है जिनके बारे में हमने ग्राउंड चेक कर लिया है कि इनका पैसा यहाँ से बाहर ले जाने में या इनके जायदाद बनाने में कोई डिक्लेरेशन नहीं है, ये पैसा डिक्लेयर करके नहीं ले गए। जो आपके कवानीन होते हैं उसके मुताबिक कौन सा तरीका इख्तियार किया गया पैसे बाहर ले जाने के लिए? देखें, ये तो पैसा बाहर ले जाने का तरीका अभी हम कितने अरसे से देख रहे हैं। ये जाली अकाउंट्स हैं, लोग लॉन्चों में लेके जाते हैं, बैग भर के फ़्लाइट्स में लेके चले जाते हैं, VIP फ़्लाइट्स में लेके जाते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं हुंडी हवाला के हवाले से। और जो पाकिस्तान की ब्लैक इकॉनमी है और कैपिटल फ़्लाइट है, उस पर तो मैं कुछ ज़्यादा रोशनी नहीं डाल सकता, क्योंकि सबके सामने वो चीज़ें हैं कि कितना पैसा कितनी आसानी से यहाँ बाहर जाता रहा। तो यही सारे मेथड्स इस्तेमाल होते रहे। ये फ़ेक और जो अकाउंट्स हैं, ये कोई एक शख्सियत या एक चीज़ नहीं, ये पूरा निज़ाम था। ये पूरा निज़ाम बना हुआ था जिसके तहत कंपनियां रजिस्टर हो जाती हैं किसी एक आम छाबड़ी वाले के नाम। फिर उस रजिस्टर हुई कंपनी का अकाउंट खुल जाता है और उस अकाउंट के अंदर लाखों करोड़ों अरबों रुपयों के पैसे जो हैं वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, कभी मुल्क के अंदर और कभी मुल्क से बाहर। तो ये पूरा एक निज़ाम बना हुआ था जिसको कोई मादर पिदर आज़ादी थी पूरी तरह से। तो इन्हीं ज़राए से फिर पैसे बाहर चले जाते हैं। शायद अकबर साहब, ये जो आपने चीज़ छिड़ी है, आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान से फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है वो हिस्टोरिकली कब से जारी है। आपको याद होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने सरवर रोड थाना भर दिया और उस वक्त के जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे मिखा याकूब उनका नाम था। उन्होंने कहा इनको उल्टा लटकाएँ तो सारे पाकिस्तान के ये मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन फिर उन लोगों को रिहा भी कर दिया गया, वो परवेज़ मुशर्रफ के दस्ते राज भी बन गए। उन्होंने और पैसे बाहर भेजे और एक पाई भी पाकिस्तान में नहीं आई। अब भी ये बताइए कि ये तो रकम तो बड़ी ख़तीर है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आप मसलन इसमें टाइम लाइन कोई आपके जहन में है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि शायद आपकी पूरी हुकूमत को 5 साल लग जाए, क्योंकि बात यह है कि इन ममालिक में जिनका आपने जिक्र किया है, इनमें जो कानून हैं वो भी बड़े ही, और बैंकों के जो निज़ाम हैं वो भी इतने गुंजलक हैं कि शायद इतनी आसानी से वो पैसे जो हैं वापस लाना मुमकिन नहीं है। देखिए निज़ाम से बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। माजी तो इतना कोई हमारा ताबनाक नहीं रहा और जितनी मिसालें हैं कि चीज़ें तो बड़ी शुरू हुई, लेकिन बीच में फिर NRO आ जाता है और मुकमका हो जाता है। लेकिन जो चीज़ मैं समझता हूँ मुख्तलिफ है पिछले निज़ाम से, वो पॉलिटिकल विल की है। पॉलिटिकल विल बड़ी डिफरेंट है। टॉप लीडरशिप का एक ये टॉप प्रायोरिटी है, टॉप एजेंडा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी वादे पे इक़्तिदार में आई है कि वो एहतसाब करेगी और बिला तफरीक एहतसाब करेगी और कोई NRO नहीं होगा। तो उस वक्त तो मेरा जहन बड़ा क्लियर है। और बाकी जो दूसरी चीज़ है कि इसमें टाइम लाइन, तो ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूटी से होता है। टाइम लाइन क्योंकि हर केस के सिनारियो बड़ा मुख्तलिफ होगा कि किसी केस में आप सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी जनरेट कर सकेंगे जो बड़ी सब्सटेंशियल होगी, ये छोटी नहीं होगी। और कई केसेस के अंदर आप पूरा रिपैट्रिएशन अलॉन्ग विद फाइन्स भी कर सकते हैं, उसका प्रोसेस अलग होगा। फिर जुरिस्डिक्शन टू जुरिस्डिक्शन मैटर करेगा। कुछ जुरिस्डिक्शन ऐसी हैं जहाँ से पैसे की वापसी बड़ी आसान और सहल हो सकती है, 1-1.5 साल तक हो सकती है। और कुछ जुरिस्डिक्शन ऐसी हैं जहाँ पे इस पर वक्त लग सकता है, क्योंकि वहाँ के डिफरेंट जो जुडिशल सिस्टम्स हैं उनके अंदर से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो लाइबिलिटी सबसे पहले उसको रेज़ करना है या उस तक आइडेंटिफाई करके ट्रेस करना है, वो सबसे मुश्किल अमल है। देखिए, जब हम अपना एक क्लेम एक दौलत पे या एक पैसे पे ले आते हैं और वो उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं, लोकेट कर देते हैं, उसके बाद उसको एक जगह मुंजमद करना आसान हो जाता है। और फिर उसके बाद प्रोसेस है, क्योंकि वो प्रोसेस जब आप फॉलो करेंगे वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से इंशाल्लाह होगा, कौम के सामने होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर कोई NRO की कोई शवाहिद मिलेंगे, वो बल्कि उस तरह से ही होगा कि जो उसकी एक बजा प्रोसेस होना चाहिए उसके तहत होगा। एक और फ़र्क जो हमारा पिछले 15 सालों या 20 सालों से या मुशर्रफ साहब के दौर से अभी तक है, आलमी सतह पे कवानीन जो हैं वो बड़े इसके लिए डेवलप हो चुके हैं, मैकेनिज़म्स बन चुके हैं। अब ट्रेसिंग का अमल भी बड़ा आसान और तेज़ हो गया है। और इसके साथ साथ इसमें जो इसकी रिपैट्रिएशन है या उसको वापसी लाने का अमल है
उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर चीज़ें सामने आई हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पुराने दौर में जब ये स्विस केसेस भी चल रहे थे तो उस वक्त हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में उनको परसू कर रहे थे, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर एक पूरा अमल है जिसके अंदर पहले आपने प्रेडिकेट ऑफेंस साबित करना है और उसके बाद फिर वापसी का अमल होगा, और बड़े उसमें इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि उसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी शामिल होती है। राइट शहजाद साहब, एक मुख्तसर ब्रेक लेना है मैं प्रोग्राम में। वापस आकर एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप पैसे वापस लाने की तो कोशिश कर रहे हैं, तो क्या पैसों के साथ साथ अफराद को भी वापस लाया जा सकता है जो लोग पाकिस्तान में इश्तारी हैं और उन पर यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के या करप्शन के केसेस चल रहे हैं या एसेट्स बियॉन्ड मींस के केसेस चल रहे हैं और बरतानिया में बैठे हैं, क्या उनको भी वापस लाया जा सकता है? और दूसरा, एक बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स, जैसे निज़ामी साहब ने शुरू में भी कहा था कि कुछ ऐसी फिगर्स और मुख्तलिफ फिगर्स सामने आती रही हैं, उसमें कन्फ्यूजन है, तो एक इसी तरह की कन्फ्यूजन जो है वो उन कर्ज़ों के हवाले से भी जो पाकिस्तान की में दी गई कि 30,000 अरब रुपए तक कर्जा पहुंच गया और पिछली हुकूमत ने 24,000 अरब रुपए कर्जा लिया है। तो इसकी तफसीलात क्या है, कहाँ से ये कर्जा उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में ले लिया, इसकी भी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है? एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आपकी कुछ रोज़ पहले होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फिगर बताई गई और वैसे भी पीटीआई के रहनुमा कहते हैं कि जी पिछली हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लिए और 24,000 अरब रुपए लिए, और फिर आप ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ये पैसे जो थे ये कहाँ गए, दरअसल ये पैसे बाहर चले गए, यानी आप जो पैसा वापस लाना चाह रहे हैं दरअसल वो पैसा यहाँ से करप्शन के जरिए गया हुआ था या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गया हुआ था और वो पैसा वो कर्जे पाकिस्तान ने लिए थे और वो पैसा लूटकर बाहर चला गया। मैं सवाल, इसमें दो पहलू हैं, एक तो ये कि क्या वाकई ऐसा हुआ कि जो कर्जे लिए गए पाकिस्तान ने वो लूटकर बाहर चले गए, जो कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तासुर छोड़ा गया आपके साथ बैठे हुए सेनेटर फैसल जावेद साहब की तरफ से, और दूसरा ये कि ये हम 1,000 अरब रुपए लेने के लिए IMF से, IMF जो है वो इतनी कड़ी शराइत आयद कर रहा है और इतने नखरे कर रहा है और 1,000 अरब रुपए यानी $8 बिलियन तो तकरीबन मिल नहीं रहे, तो ये 24,000 अरब रुपए किसने दे दिए? कोई आपकी गवर्नमेंट के पास का ब्रेकडाउन है कि ये पैसे दिए किसने थे, इतना कर्जा किसने दे दिया पाकिस्तान को पिछले 5 साल में? देखिए, दो चीज़ें हैं। मैं उसकी इकोनॉमिक वाली साइड पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन जो आपके मुल्क में कर्ज़ा लेना और कर्ज़ा लेके फिर उसके साथ जो रंगरलियाँ बनाई जाती हैं, कि आपकी एक छोटी सी मिसाल है कि आपका प्रोजेक्ट था CPEC का ML1 जो कि कार्गो वाली ट्रेन लाइन बिछनी थी ग्वादर से लेके चाइना के बॉर्डर तक, उसकी जगह आपने एक सर्कुलर लाइन बिछा दी ऑरेंज ट्रेन के नाम से लाहौर एक सिटी के लिए, जो कि ऑलरेडी उसके अंदर मास ट्रांजिट का प्रोजेक्ट जो था मेट्रो बस की सूरत में बना हुआ था। तो इस तरह के ही प्रोजेक्ट्स करके, जिन प्रोजेक्ट्स को फिर हम उल्टा सब्सिडी भी दे रहे हैं, कि जैसे आप मेट्रो को देख लीजिए, जो कॉस्ट आप ले रहे हैं वो 20 रुपये है, जो कॉस्ट आपको पड़ रही है वो 80 रुपये है। मुल्तान मेट्रो के प्रोजेक्ट के ऊपर जो आपने करोड़ों रुपए दे के फिजिबिलिटी स्टडी कराई कि यहाँ पे डेली जो जाएगा यूज़ जो इसका होगा वो 30 से 35 हज़ार होगा, वो फिजिबिलिटी स्टडी जो करोड़ों रुपए से कराई गई वो ये कहती थी, और अभी तक जो टॉप रिकॉर्ड हुआ है मुल्तान के अंदर मेट्रो यूजेज का वो 15,000 से ज़ायद नहीं है, जबकि आपका जो एग्रीमेंट है उस बस कंपनी के साथ आप उसको 30,000 के हिसाब से पैसे अदा कर रहे हैं। एक तो आप अंडर यूटिलाइज्ड हैं, सेकेंडली आप पर टिकट उसके ऊपर आप उनको सब्सिडी दे रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों में सारा कर्जा गया, और इसके पीछे जो है देखिए करप्शन क्या करती है, करप्शन आपके गवर्नेंस के निज़ाम को तबाह कर देती है, और उसके अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी पीछे मंशा ही अगर करप्शन की हो तो वो फिर उसको मुतासर कर देती है। तो हम दो चीज़ें कर रहे हैं, एक चीज़ तो ये कर रहे हैं कि हम तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स का फोरेंसिक ऑडिट भी करा रहे हैं कि चलें ये जिस तरह के भी मंसूबे थे क्या वाकई इसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया गया और वो कैसे खर्च हुआ, तो उसका एक फोरेंसिक ऑडिट होना बड़ा ज़रूरी है, जिसके लिए बेहतर एक्सपर्टीज़ के साथ लोगों को इसको काम करना चाहिए। दूसरा, इसमें देखिए जो हम ये बात करते हैं कि ये जो आपका IMF के साथ हमारी बात चल रही है और IMF हमें पैसे दे नहीं रहा, ऐसा हरगिज़ ऐसा नहीं है। IMF जब आपको कोई कर्ज़ा देता है तो वो कुछ शराइत के तहत देता है। पाकिस्तान इस वक्त जिन शराइत के साथ चल सकता है उसके लिए हमारी जो स्ट्रेटजी है, हम अपने जो दीगर ममालिक जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना है, सऊदीया है, UAE है, मलेशिया है, वहाँ से भी हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आ रही है इन फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, या
हमें लोन्स मिल रहे हैं या हमें हमारे अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे इस वक्त आपकी निगोशिएशन पोजीशन बेहतर हो रही है IMF के साथ। तो ऐसा नहीं है कि ये हुकूमत आंखें बंद करके जो भी उनके शराइत हैं उसके ऊपर दस्तखत कर देगी कि ठीक है हम IMF आप हमें कर्जा दे दें। तो हुकूमत बेसिकली ये कर रही है कि हुकूमत अपनी पोजीशन को बेहतर बना रही है IMF के साथ नेगोशिएशंस में। तो हम इस तरह आंखें बंद करके ठीक है हमें इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि हमें एक बेल आउट पैकेज चाहिए, लेकिन जो इस वक्त हमारी फाइनेंशियल टीम है उनकी स्ट्रेटजी ये है कि एक तो ये हमारा आखिरी बेल आउट प्रोजेक्ट होना चाहिए, और सेकेंडली जो इसकी शराइत हैं कोई ऐसी शर्त ना हो जिसका आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़े। क्योंकि एक जो IMF की हमेशा शर्त होती है कि सब्सिडी का पूरा खात्मा हो जाए, ऑयल की प्राइसेस को आप उसका सारा बर्डन आवाम के ऊपर डाल दिया जाए, टैक्स की बढ़ोतरी कर दी जाए। हम इस सिचुएशन में नहीं हैं, आवाम के साथ इतनी ज़्यादती नहीं हो सकती। तो इसलिए IMF के साथ जो देरी हो रही है नेगोशिएशंस में, उसके पीछे यही वजह है कि हम इस कर्ज लेने का और इस बेल आउट लेने का जो बर्डन है, जो इसका बार है, वो अवाम के ऊपर कम से कम डालना चाहते हैं। तो उसी वजह से, और ये जितने इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरे अपने दोस्त ममालिक के साथ है, उसका बैकग्राउंड यही है कि इन्वेस्टमेंट आए जिसकी वजह से हमें IMF से कम कर्जा और अच्छी शराइत पे लेना पड़े। शहजाद अकबर साहब, ये जो इस वक्त एक मुल्क में माहौल बना हुआ है जिसमें पकड़ दखड़ है कि कोई बच के जाने ना पाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहते हैं, आज भी उन्होंने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं चोरों को। नैब वाले तो कहते ही हैं, जुडिशरी से भी ये मैसेज आता है। हमारे जो तर्जमान हैं माशाल्लाह वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, वो भी ये कहते हैं। ये कहा जा रहा है कि इस सारे माहौल में और नैब की भी कार्रवाइयाँ उनके होते हुए भी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट जो लोग हैं वो भाग रहे हैं बजाय इन्वेस्टमेंट करने के। FDI पिछले साल के मुकाबले में यानी अक्टूबर टू ईयर ऑन ईयर 55% कम हुई है। तो ये, और जो IMF का आपने जिक्र किया, बड़े अच्छे आपने नुकात उठाए हैं, उसका भी पैकेज जो है उसका वो में मिल भी जाए तो वो भी इकॉनमी को और स्लो डाउन करेगा, GDP और नीचे आएगा। तो जो इस सारे सूरत हाल में अगर आप मजबूरी पिक्चर देखें तो जो इंजन ऑफ ग्रोथ है वो बिल्कुल रुका हुआ है, उसको चलाने की तरफ कोई हिकमत अमली है। और उसके साथ साथ आपने ब्लैक इकॉनमी का जिक्र किया। कहा जाता है कि बाज़ लोग ये कहते हैं, मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा, कि पाकिस्तान की जो ब्लैक इकॉनमी है वो जो डिक्लेयर्ड इकॉनमी है उससे भी बड़ी है। अब अगर ब्लैक इकॉनमी भी ख़त्म हो जाती है, डिक्लेयर्ड इकॉनमी भी का भी ये हाल हो जाता है, तो ये मुल्क किस तरह चलेगा आगे? जी निज़ामी साहब, बिल्कुल ब्लैक इकॉनमी अगर बड़ी नहीं है तो ऑलमोस्ट उसी साइज़ की है जो हमारी इकॉनमी है। और इतनी ब्लैक इकॉनमी होने के बावजूद हमारी आबादी के हुजम की वजह से हम दुनिया में शायद 26वें या 27वें नंबर की साइज़ की इकॉनमी है। तो ये सोच लें कि अगर ये ब्लैक इकॉनमी ना हो और ये रियल इकॉनमी का हिस्सा बन जाए तो हमारी बहुत अच्छी सूरत हाल हो सकती है। जहाँ तक बात है कि ये पकड़ दकड़ का सिलसिला और ये जो बातें की जानी है, देखिए मैं आपसे बड़ी टेक्निकल और प्रैक्टिकल बात करूँगा। मुल्क के अंदर जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए अगर उस इन्वेस्टर को ऐसा माहौल मिले जहां उसको किक बैक्स नहीं देनी पड़ेंगी, वो अपनी देखें मार्केट के अंदर आके वो कम्पीट तब कर पाएगा जब उसको मार्केट के अंदर रेट अच्छा देगा, उसको सेल ज़्यादा होगी। अगर वो आता है और वो कहता है जी कि मैंने 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचना है और हमारी उसके ऊपर जो यहाँ पे हुकूमत बैठी है वो कहे जी ठीक है, नहीं ये 100 का तो बहुत सस्ता है, आप इसको 150 या 200 का बेच लीजिए, ऊपर हमें दे दीजिए। तो वो फिर जो इन्वेस्टर आ तो जाएगा, लेकिन इन्वेस्टर का प्रॉब्लम ये होगा कि उसको एक तो प्रोडक्ट महंगी बेचनी पड़ रही है, दूसरा वो हर वक्त इस चीज़ के डरा रहेगा कि अगर इसमें हेर फेर है तो कल मैं पकड़ा भी जाऊंगा। अभी तक आपकी जो बाहर से बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है उनके अंदर यही मामले थे। आप तमाम IPPs की चीज़ों को उठा ले देख लीजिए, जितने बिजली के प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं मार्केट से मच हायर रेट्स के ऊपर लगाए गए। जो उस वक्त प्रिवेलेंट रेट था उन प्रोजेक्ट्स का इस पूरे खित्ते के अंदर उससे बढ़कर लगाया गया। पाकिस्तान इस वक्त सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो करप्शन और किकबैक्स है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट्स की प्राइस एस्केलेशन हो जाती है। हम वो निज़ाम बना रहे हैं जिसके अंदर ये हमारी गारंटी है इन्वेस्टर को कि आप आइए, साफ शफाफ तरीके से आप इधर इन्वेस्ट कीजिए, आपको किसी को किकबैक नहीं देनी पड़ेगी, कोई लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और फिर इसके साथ साथ आपको एक पीस ऑफ माइंड, एक गारंटी होगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है जी। तो ये देखिए कि वो वाला माहौल ज़्यादा साजगार होता है। शुरू में ये ज़रूर पिक्चर पेंट की जा रही है कि जैसे यहाँ पे लोगों को पकड़ के जेलों में डाल देंगे और इन्वेस्टर्स को पकड़ रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है।
हम उन लोगों को पकड़ रहे हैं या उन लोगों को पकड़ने जा रहे हैं जो इन इन्वेस्टर्स की खाल उतारते हैं और उसका आखिर में बोझ अवाम पे पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर भी अपनी जेब से नहीं भरता, वो चीज़ में प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देता है। तो ये नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी को पूरा प्रोटेक्शन हासिल होगा, बल्कि उनके लिए वो माहौल पैदा किया जाएगा जिसमें साफ शफाफ बिजनेस किया जा सके। और अगर आपका बिजनेस साफ शफाफ होगा तो ना ही आपको किसी प्रोसिक्यूशन का खतरा है, ना ही फ्यूचर में आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सकता है। तो ये बड़ी प्रोटेक्शन वाला माहौल होगा इंशाल्लाह। ये इसी के ऊपर हमारा लायामल भी यही है कि ये बेहतर बिजनेस का मतलब ये है कि यहाँ पे शफाफियत के साथ आप करेंगे और मार्केट के अंदर आप कम्पीट कर पाएंगे। साहब एक बात और बताइए, आप अपनी अक्सर गुफ्तगू में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करते हैं जाली अकाउंट्स का और बेनामी अकाउंट्स का। आप से कोई मैंने ये कहते सुना, आप कहते हैं कि जब हम इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं हम देखते हैं कि ये किसके पैसे हैं, तो ये दीन मोहम्मद के पैसे हैं। हम जब देखते हैं यार दीन मोहम्मद कौन है तो पता चलता है ये तो किसी बहुत बड़े आदमी का ड्राइवर है। मुझे ये बताइए कि क्या ये फेक अकाउंट्स में और जाली अकाउंट्स में क्या फ़र्क है, और क्या फेक अकाउंट्स में और बेनामी अकाउंट्स में क्या फ़र्क है? हाँ, वो तो एक ही है। फेक अकाउंट्स में बेनामी अकाउंट्स में क्या फ़र्क है, और क्या बेनामी अकाउंट्स भी फेक अकाउंट्स की तरह गैर कानूनी है? जी देखिए, दोनों ही है। पहली तो बात है, जाली और फेक अकाउंट तो वो है जो कि बिल्कुल दीन मोहम्मद का अकाउंट है और दीन मोहम्मद को पता ही नहीं है, उसकी आईडी यूज हुई है, अकाउंट भी बना हुआ है और कंपनी भी बनी हुई है। जो बेनामी अकाउंट है, बेनामी के सिलसिले में मैं अर्ज करता चलूँ, ये इतनी प्रैक्टिस आम है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कि हमारे यहाँ पिछले 40-50 सालों में पूरा कानून डेवलप हुआ है बेनामी का। मैं जब बाहर जाके लोगों को या अदालतों में हम समझाने की कोशिश करते हैं तो पूरी अलफ लैला की दास्तान बनानी पड़ती है कि ये बेनामी होता क्या है। बेनामी अकाउंट ये है कि मैं अगर इस वक्त वजारत में बैठा हुआ हूँ तो मैं बजाय जो करप्शन करूँ वो अपने नाम पे तो नहीं रख सकता, तो मेरा कोई ड्राइवर होगा, कोई गनमैन होगा, या कोई मेरा जानने वाला होगा, या मेरा कोई रिश्तेदार होगा, बेशक मेरा डायरेक्ट रिश्तेदार ना हो, कोई दूसरा हो जाए, उसके नाम पे मैं सारा बिजनेस भी कर लूँगा, उसके नाम पे अकाउंट्स भी खुल जाएंगे। जब तफ्तीशी इदारे उसको देखते हैं और उसको परखते हैं तो पता चलता है कि भाई वो बंदा तो है एक बॉडीगार्ड है जिसकी तनख्वाह 14,000 या 20,000 रुपया है, अकाउंट्स में उसके 20 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, दुबई में उसका एक फ्लैट है। तो उससे क्या चीज़ पता चलती है? हमारे यहाँ जो कानून डेवलप हुआ है वो यही कहता है कि फिर ये देखा जाएगा कि वो किसके इर्द गिर्द है और कौन सी चीज़ है जो कनेक्ट करती है उस ताकतवर शख्स को या उस बाइख्तियार शख्स को जिसकी वजह से ये पैसे कमा सकता था। तो उस बंदे को बेनामी तस्वर किया जाता है कि उसने अपना नाम दिया हुआ है, कह रहे हैं कानूनी है, दूसरे शख्स की आइडेंटिटी मगर है गैर अखलाकी। जी, हरगिज़ कानूनी नहीं है। नहीं, हरगिज़ कानूनी नहीं है। बेनामी जो है एक फौजदारी ऑफेंस है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसकी बाकायदा सज़ा है। नैब के कानून के तहत आपका बेनामी अगर हम साबित कर देते हैं तो वो बेनामी और दोनों को वही सज़ा होगी जो असल वाले की है। पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जो हैं उनका आपसे ये स्टेटमेंट डिफरेंट है। मैं सुनवा देता हूँ वो क्या हमारे प्रोग्राम में जहांगीर तरीन साहब क्या कह रहे थे, आप ज़रा उनको सुन लीजिए फिर आप इसका जवाब दीजिए। सुनवाइए जी। बुनियादी फ़र्क ये है कि सोर्स ऑफ मनी मेरा जो है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट, टैक्स पेड और वाइट रहा है, और बेनामी की इजाज़त है हमारे कानून में। बेनामी अकाउंट लोग रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और हम कई लोग रखते हैं बेनामी अकाउंट जो कोई काम करना चाहते हैं। अगर वो नाम आ जाए उनका तो वो स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे चली जाती है, तो इस तरह ये हो जाता है। बट सोर्स ऑफ मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। जी सर, बैरिस्टर साहब, अब जहांगीर तरीन साहब तो कहते हैं इसमें कोई मसला नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं ये क्रिमिनल ऑफेंस है, फौजदारी नहीं। देखिए मैं जहांगीर तरीन साहब के बात से एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो जहांगीर तरीन साहब फरमा रहे हैं वो उसका कॉन्टेक्स्ट और है, वो कॉन्टेक्स्ट है स्टॉक मार्केट के हिसाब से, जबकि जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपका जायदाद है, अकाउंट्स हैं, ज़मीनें हैं, उनकी बात है। अगर आप अकाउंट की हद तक बात करते हैं तो मैं उनसे एग्री नहीं करता। अगर वो स्टॉक मार्केट की हद तक बात करते हैं तो वो उस पर मैं उनको कंटेस्ट नहीं करता। लेकिन जायदाद है, जिस तरह मैंने मिसाल पहले दी कि ये आपकी जायदाद, मेरा ख्याल है वो स्टॉक की बात, और वो उनके ऊपर केस भी SECP का इनसाइडर ट्रेडिंग वाला था, वो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, ये कॉन्टेक्स्ट अलग है। अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताइए कि एक तरफ तो आपका बड़ा दावा ये ठीक है कि जी हम एहतसाब कर रहे हैं, दूसरी तरफ KP में जो एहतसाब ब्यूरो था उसको वाइंड अप करने के लिए फैसला कर लिया, उसकी समरी भी अप्रूव हो गई है। एक तो बात ये, दूसरे ये कि
जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है और कमेटीज़ हैं उनके बारे में, ख़ासतौर पर पब्लिक अकाउंट कमेटी में लीडर ऑफ द अपोजिशन के बारे में यानी शहबाज शरीफ को जब बनाने लगे तो अब आपकी हुकूमत ने ये स्टैंड लिया कि वो लोग जिनकी अपनी कारकर्दगी पे हमने एहतसाब करना है पब्लिक अकाउंट, उसका वो चेयरमैन नहीं हो सकता। वो तो ठीक है बात। अब अगर यही बात आप मुंतबिक करें खैबर पख्तूनख्वा पे, तो वहाँ पे मुश्ताक अहमद गनी साहब जो हैं स्पीकर, वो पहले मिनिस्टर थे, अब वो स्पीकर हैं, अब वो सरबराह बन गए उसके, और उसमें जो तादाद रखी है वो 6 मेरे ख्याल से PTI के हैं और 4 जो हैं वो उसके हैं, क्या नाम है, अपोजिशन के। तो ये किस तरह चलेगी वहाँ बात? और ये आया KP के लिए दोहरा मयार है, कौमी असम्बली के लिए कोई और मयार है? जी निज़ामी साहब, ऐसे नहीं है हरगिज़। दो बातें हैं, मैं थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो KP के अंदर एहतसाब वाला कानून था, वो देखिए एक निज़ाम बनाया गया पिछले दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वजह से, क्योंकि जो एहतसाब तो हम KP में करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हम समझते थे कि एहतसाब का जो वफाकी इदारा है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, इसलिए एहतसाब के लिए एक इंडिपेंडेंट इदारा वहाँ बनाया गया। अब तो देखिए जब फेडरल में और वो जो हुकूमत एक आ गई है, तो उसके अंदर उस एहतसाब के इदारे का, और बाकी एक उस एहतसाब के इदारे के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी रहे ह्यूमन रिसोर्स के। दूसरी बात यह है कि इस वक्त चूँकि आप नेशनल सतह पे बात कर रहे हैं, तो हमने एहतसाब, क्योंकि मेरा ये पोर्टफोलियो भी है, मैंने इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को मशावरत भी देनी है कि एहतसाब के निज़ाम के लिए देखिए नेशनल सतह पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और FIA जो देखती है फाइनेंशियल क्राइम्स की हद तक, ये एक स्ट्रक्चर मौजूद है। जो आपके सूबाई सतह है उसके ऊपर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के निज़ाम को बेहतर करने की। अभी पिछले हफ्ते ही, चूँकि हम ये पहले अपनी कैबिनेट में बात कर चुके हैं, और पंजाब गवर्नमेंट में पंजाब कैबिनेट के अंदर भी इसके ऊपर बात होके काम भी शुरू हो गया, टास्क फोर्स भी कर रही, जो कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के कानून की तस्सीह कर रही है, उस कानून को नया बना रही है। हम उसका नया ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं। पिछले हफ्ते ही इत्तफाक से सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने साफ कह दिया कि जो एग्जिस्टिंग निज़ाम है एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट का जो सूबाई सतह पे है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर एक शिक है कि अगर आपने ग्रेड 17 से ऊपर कोई भी किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से इजाज़त लेनी पड़ेगी, ग्रेड 18-19 से ऊपर आपको चीफ मिनिस्टर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। हमारा भी यही मौक़िफ़ था। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट भी आ गई है। उसके बाद मैं समझता हूँ हमारे ऊपर वैसे भी लाजम हो गया है कि हम एंटी करप्शन का एक नया कानून सूबाई सतह पे बनाएं, जो कि निचले सतह की करप्शन है, जहाँ पे आम आवाम डायरेक्ट ही मुतासिर होता है, पटवार की, थाने की, उस करप्शन को उसका सद्देबाब करने के लिए AC DC एक इंडिपेंडेंट इदारा हो, जिसको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ना हो, चीफ सेक्रेटरी से या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर से इजाज़त ना लेनी पड़ती हो, आज खुद केसेस कर सके और उनकी प्रोसिक्यूशन कर सके। तो एक तरफ तो हम ये निज़ाम वज़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी के अंदर उनको फुल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि उसकी रिफॉर्म्स, उसके लॉ के रिफॉर्म्स के लिए भी एक टास्क फोर्स बनी हुई है, जिसके अंदर NAB भी एक उसका रुकन है। तो ये दोनों सतह के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि लॉज को उनको मज़ीद बेहतर किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, इंडिपेंडेंट किया जाए। तो वो इस पूरी पिक्चर के अंदर एहतसाब का जो निज़ाम बनाया गया था, उसमें KP वाला चैप्टर जरूरत नहीं था। मैं जल्दी से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। जल्दी से सर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर देखिए सिंपल सा एक बात यह है कि देखिए शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जो NAB के केसेस का सामना कर रहे हैं, ये इस अकाउंट्स कमेटी के लिए भी बहुत बुरा होगा कि वो उसकी सरबराही लेना चाहें। वो अपनी पार्टी का कोई भी दूसरा रुकन जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात नहीं हैं उसको नॉमिनेट कर सकते हैं, बल्कि हमारी पार्टी की तरफ से ये भी ऑफर की गई थी कि आप बिलावल साहब को बना दीजिए अकाउंट्स कमेटी का। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं, 2 मिनट आपसे और लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए साहब। सर 2 सवाल मैंने ब्रेक पर जाने से पहले किए थे, मैं व्यूअर्स के लिए इख्तिसार के साथ दोहरा देता हूँ। एक तो ये कि हिल मेटल का पैसा आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में आ रहा है लाहौर में, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक बेटा अपनी कंपनी से कमाया हुआ पैसा अपने वालिद साहब को क्यों ट्रांसफर नहीं कर सकता? दूसरा ये कि कामा करप्शन छुपाने के लिए किया जाता है, आपका यह मौक़िफ़ है, ये आप कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं जबकि अदालत में भी इस्टेब्लिश नहीं हो सका?
देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये जो हिल मेटल वाला मामला है वो तो अदालत के सामने है और उनसे वो सवाल भी किए गए और ये ज़रूर इनका जवाब है जी कि बेटा अगर बाप को बेचता है तो उससे क्या ताल्लुक़ है। और जब अगला सवाल किया जाता है कि हिल मेटल कैसे बनी, तो चूँकि बेटे के पास अपना कोई सोर्स नहीं है तो वो कहते हैं मैंने जो जवाब दिया था पार्लियामान के अंदर वो मुझे मेरे बेटे ने कहा था, लेकिन मेरे पार्लियामान के सवाल और जवाब के ऊपर आप मुझसे पूछ मत कीजिए क्योंकि वो उसको इस्तिस्ना हासिल है और मैं उस इस्तिस्ना क्लेम कर रहा हूँ जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नहीं मांगा था। तो वो तो एक पूरी मैं समझता हूँ एक डिफेंस की जो क्रिमिनल ट्रायल के अंदर स्ट्रेटजी है उसके तहत है। मामला इतना क्लियर नहीं है। हिल मेटल से जो पैसे भेजे जा रहे हैं, बेसिकली क्लेम ये किया गया था कि ये पैसे हिल मेटल की कमाई में से भेजे जा रहे हैं। जो प्रोसिक्यूशन ने अपना केस इस्टेब्लिश किया है इस केस के अंदर वो ये है कि अगर आप अपना 90 से 95% इधर भेज रहे हैं तो जो बाकी आपने अखराजात किए हैं जो सऊदीया के अंदर किए हैं और फिर मुख्तलिफ तारीख़ों में और सालों में वही पैसे आपने क्योंकि जब आपके दूसरे भाई साहब हसन से पूछा जाता है कि फ्लैगशिप के इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई, तो वो भी यही बताते हैं। तो वाली बात भी अगर आप बता दें शॉर्टली सर। जी देखिए, अकामे के ऊपर मैंने ये फरमाया था कि ये अकामा जो है ये बेसिकली आप छुपाते हैं। जब हम यूएई से जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं कि वो फिर आप इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने रेजिडेंट्स की। जी। आप जब अपने रेजिडेंट्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं दुबई से तो हमें पाकिस्तानी अकामा होल्डर की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। हम अगर स्विट्ज़रलैंड जाते हैं और वहाँ से हम कहते हैं कि पाकिस्तानी की रेजिडेंट की या पाकिस्तानी की इंफॉर्मेशन दे बैंक की, वो हमें जो दुबई के अकामे पे जाएगा वो दुबई का रेजिडेंट तस्वर होता है, पाकिस्तान का रेजिडेंट तस्वर ये आपका पॉइंट है। तो ऑटोमेटिकली वो बंदा अपनी आइडेंटिटी छुपा लेता है, आपसे वो छुप जाते हैं उनके एसेट्स तमाम। बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें अब निज़ामी साहब, एक तो हम अभी आपने सवाल भी किया मुश्ताक गनी साहब के हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का उनको चेयरमैन लगाया गया है। मुझे नहीं लगा कि कोई मुनासिब जवाब उनके पास था क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि खुद आप मुश्ताक गनी साहब से पूछें। तो आपके ख्याल में इसमें क्या ऑपोजिशन जो है, जैसे कि यहाँ की हुकूमत ने एक सींग फंसाए हुए हैं कि जी हम आपको नहीं लगाते, वहाँ पर ये खैबर पख्तूनख्वा में लोग क्यों नहीं सवाल उठा रहे या उठाया जाना चाहिए? मुझे इल्म नहीं है, मैंने तो ये आज जो अखबारी खबरों की बुनियाद पर कहा। बेसिकली तो ख़ास तौर पे 2 चीज़ें ना, एक तो ये कह सकते हैं आपके जी पाकिस्तान के अंदर एक ही कानून है, शायद ट्रेडिशन ज़्यादा है वहाँ मुख्तलिफ वो ट्रेडिशन, लेकिन हुकूमत तो KP की है में भी और पंजाब में भी और फेडरल लेवल पे भी अब एक ही पार्टी की है, PTI की। तो इनका तो दोहरा मायार नहीं होना चाहिए। सही है। तो अब इसमें मुश्ताक गनी साहब का ये वाला लॉजिक जिसमें वो ये कहा जाता है, जो मैंने उनको कहीं पर ये कहते सुना कि जी चूंकि यहाँ पर एक ट्रेडिशन चली आ रही है कि मौजूदा हुकूमत की तरका इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पर 2 हुकूमतें मुसलसल नहीं आती, तो इस कानून को तो तब्दील भी किया जा सकता है, इस रिवायत को भी तब्दील किया जा सकता है क्योंकि पहली मरतबा ये हुआ कि 2 हुकूमतें, ये ट्रेडिशन है जिसके तहत होता है, उसको तब्दील किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक तो चीफ जस्टिस साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो बरतानिया के दौरे पर हैं और फंड रेजिंग मुहिम उनकी बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है जहाँ डैम के हवाले से। हाँ, ये मसलन देखें तस्वीर में अनिल मुसर्रत साहब जो हैं, जो ये हाउस बिल्डिंग की जो स्कीम है उसमें बड़े मदारुल माम हैं, इमरान खान साहब के ज़ाती दोस्त हैं और चीको जहांगीर जो हैं वो शख्स हैं जिनको उन्होंने एडवाइज़र लगाया तो और फिर हटाना पड़ा। वो बैठे हुए अनिल मुसर्रत ने उनके लिए होस्ट किया था खाना। तो उन्होंने डैम फंड के लिए 3-4 जगहों पर भी जाना है। तो आज उन्होंने कई तकरीर भी की है, कोई अच्छी बातें की चीफ जस्टिस साहब ने। तो मजमूई तौर पर आप किस तरह से अभी तक देख रहे हैं? अनिल मुसर्रत साहब का आपने जिक्र किया, ख़ास तौर पर अनिल मुसर्रत की पहले खदमात हुकूमत पाकिस्तान लेना चाहती है हाउसिंग वाले सेक्टर में, उनकी एक्सपर्टीज़ को देखते हुए, तो शायद वो उसी रेलेवेंस से वहाँ पर मौजूद है। ये देखो पर्सनल टाइप का लिखा हुआ प्राइवेट डिनर है, तो उस लिहाज से तो इसका तल्लुक़ कोई ऑफिशियल बिजनेस से नहीं है और शायद इनकी कोई पुरानी कोई याद अल्लाह होगी CJP से ही, मैं यही समझ सकता हूँ। लेकिन ज़रा इसके ऑप्टिक्स को इतने अच्छे नहीं हैं कि एक आदमी जो कल को मदई भी हो सकता है या किसी और कैपेसिटी में पेश होगा उनके पास, वो वहाँ होस्ट करे डिनर जो है। जब तक पेश हो गया तब तक चीफ साहब की मुद्दत खत्म हो चुकी है। जनवरी में बेस्ट ऑफ लक टू चीफ CJP साहब के, वो वहाँ वो जिस
मिशन के लिए गए हैं कोई। हाँ, उनके दौरे के साथ साथ एक दौरा जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी चल रहा है, मलेशिया का, और वहाँ पर भी अब तक जो उन्होंने गुफ्तगू की है पाकिस्तानी कम्युनिटी से, उसमें उनका एक ही मौजू रहा है और वो करप्शन, पाकिस्तान में होने वाली करप्शन रहा है। ऐसा लगता है कि वो बड़े क्लियर हैं, वो इस बात पर यकसू दिखाई देते हैं कि जी पाकिस्तान में लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आना है, और वो हर मौके पर इस बात को दोहराते हैं। जब वो चाइना में उन्होंने ये बात की थी तो अपोजिशन ने काफ़ी तनकीद की थी कि जी आप वहाँ जाकर ये बात क्यों कर रहे हैं। आज उन्होंने वही बातें दोबारा मलेशिया में भी जाके की हैं। तो आपको क्या पाकिस्तानियों से खिताब किया एग्जैक्टली, वो पाकिस्तानियों से खिताब करने में हर किस्म के सवाल जवाब होते हैं वहाँ, और इनका तो कहते हैं कि हमारा तो मंत्र ही है करप्शन का खात्मा। लेकिन जो बात मरीज समझ में नहीं आई, वो कहते हैं कि अपोजिशन जल्दी में ख्वाहिश है कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए। अपोजिशन की ख्वाहिश है। नहीं, लेकिन उसकी कोई मज़र कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती, कोई प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन नज़र नहीं आती कि किस तरह ख्वाहिश है। वो कोई जुलूस निकाल रहे हैं, कोई जलसे कर रहे हैं इनके खिलाफ। बाई इलेक्शन में ज़रूर उन्होंने मुकाबला किया। अपोजिशन में तो खुद लगती है PTI की गवर्नमेंट, कम से कम अगर आप असेंबली के अंदर देखें तो ज़्यादा गर्मा गर्मी जो है वो अपोजिशन के वज़राई पैदा करते हैं। और पीपल्स पार्टी तो खुद कह रही है कि गवर्नमेंट को चलना चाहिए, अपना टाइम पूरा करना चाहिए। अच्छा, दोनों पार्टियां ऑन रिकॉर्ड है कि जी गवर्नमेंट को चलना चाहिए। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की मुराद अपोजिशन से मौलाना फजल रहमान है। लेकिन देखिए ना, मौलाना फजल रहमान का तो मसला और है, वो तो असेंबली के अंदर है ही नहीं। उनकी पार्टी तो है। बहरहाल वो अपोजिशन करते हैं, तो अपोजिशन के अंदर तो फिर ऐसा होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ज़ाहिर है अपोजिशन ये हो ख्वाहिश होना कि मौजूदा हुकूमत ख़त्म हो जाए, ये फितरी भी होती है वैसे बरशतर के वो पार्लिमानी और जमहूरी तरीके से हो, तो ये तो हर हुकूमत वो हर पार्टी को यहाँ हासिल है। यही मकसद होता है पार्लियामेंट्री जमहूरियत का। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को कोई पार्लियामेंट के अंदर या बाहर कोई इस किस्म का खतरा है, कोई लोग उनके खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं, धरने दे रहे हैं। अगर धरना किसी ने दिया है या मुल्क को शट डाउन किया है, वो तो कुछ और लोग हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो शहजाद अकबर साहब से आज हमारी बातें हुई हैं, इसमें आपने पहले भी खदशे का इज़हार किया था, आज उनके सामने भी आपने रखा, अपना एनालिसिस भी दिया था कि जो आपने एक पूरी हुकूमत ने मिलकर और वज़रा ने शोर मचाया हुआ है कि एहतसाब होगा और पकड़े जाएंगे लोग, और जितना अमली कदम उठाने की ज़रूरत है उतना शायद काफ़ी है, इससे बढ़ कर के आप उस पर बहुत ज़्यादा शोर मचाएं, उससे इन्वेस्टर भाग रहा है। तो इसका उन्होंने जो जवाब दिया है, आप उससे कितना मुतमईन हैं? वो ये कहते हैं कि जी हम शुरू में ये प्रॉब्लम शायद हो रहा होगा, लेकिन हम आने वाले दिनों में इन्वेस्टर ही की फ़ायदे के लिए बात कर रहे हैं ना, मौका नहीं था, टाइम नहीं था, ना बहस करने की मैं ज़रूरत होती है। लेकिन ये उन्होंने बात कही है जिसके बारे में तो खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक कि मुल्क का पहिया रुका हुआ है, पैसे आ नहीं रहे, हर चीज़ जो है जमूद को का शिकार है। तो अगर ये ऐसा रहा और IMF का पैकेज में मिल भी गया, उससे और सख्ती आई, बिजली की कीमतें जो हैं बढ़ गई। वैसे तो कहा है कल उमर अयूब साहब ने कि नहीं मज़ीद बढ़ेंगी, और टैक्सेस लग गए, मज़ीद मुश्किलात पैदा हो गई। तो वो जैसे कल हमारी अख्तर साहब भी हमारे प्रोग्राम में भी कह रहे थे, उससे कोई इकॉनमी रिवाइव नहीं होगी। इकॉनमी रिवाइव करने के लिए इनको थोड़ा सा कुछ, ये मैं नहीं कह रहा कि चोरों को खुली छुट्टी दे दें, लेकिन वो जो नैब का जो एक और FIA और मुख्तलिफ अदारों का जो एक और जो ये नैरेटिव है, इसमें को थोड़ी सी एक तरफ नज़रसानी है। दूसरे जो एक और चीज़ है जो उन्होंने कहा ब्रेड साहब ने, शहजाद अकबर, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है पाकिस्तान में वो वैसे ही बड़ी हाई है। यानी एक तो चले ना आप ये सनतकार ये हुआ, वो तो बड़े करप्ट हुए, पैसे बाहर। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं और जिस अंदाज से हुकूमत ने इतनी रुकावटें पैदा की हुई हैं इन्वेस्टर्स के लिए, उनको तो दूर करें ना, वो सेल करें, फास्ट ट्रैक करें सारा कुछ, ताकि लोगों को एक माहौल तो मिले कि यार हाँ ये हुकूमत इन्वेस्टमेंट जो है उसको वेलकम करती है। अच्छा, ये लेकिन आपको ये कोशिशें कैसी हौसला अफजा लग रही हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम मुख्तलिफ ममालिक से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस उसमें अब नए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और पैसा जो है वो होपफुल है कि वापस आ जाएगा उन एग्रीमेंट, और इसलिए वो कंट्रीज कर रहे हैं कि उनको भी लगता है कि उनके यहाँ पर लोग पैसे पहले भी मैं कहा दोबारा का मुझे ये होगा कि इस हुकूमत के दौर में कुछ पैसे वापस आ गए। वो कहते हैं साल नहीं लगेंगे, महीने लगेंगे, चंद महीनों में। मेरा अपनी राय। चले, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये ना प्रोग्राम था, अपना फीडबैक दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।